एपिसोड 491 टू 500। अध्याय 491। शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _5। माई जेंग को सचमुच खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। जी यूनमियाओ जन्म से ही बहरी और गूंगी थी, चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाए वह उसे सुन नहीं सकती थी। माई जेंग ने विभाजन द्वार की ऊंचाई पर एक नजर डाली, दौड़कर अचानक ऊपर उछली और फुर्ती से अंदर की ओर पलट गई और हल्के से जमीन पर उतर गई। उसके अचानक प्रकट होने से यूनमियाओ एक डरी हुई चिड़िया की तरह चौंक गई। माई जेंग मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया और बोला, जी यूनमियाओ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? उसने बेतरतीब इशारे करते हुए कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यूनमियाओ समझ पाएगी या नहीं। यूनमियाओ की निगाहें भय से सतर्कता और फिर भ्रम की ओर मुड़ गईं। माई जेंग ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं माई जेंग हूँ, क्या तुम भूल गए? हमने बचपन में एक साथ शो भी रिकॉर्ड किया था। मैं तुम्हें रोज तंग करता था और तुम्हारी बहन बदले में मुझे रोज तंग करती थी। हाँ, तुम अपने बचपन के बुरे सपने को भूले नहीं हो, है ना? यूनमियाओ ने अब भी अपना सिर हिलाया। माई जेंग ने चिढ़कर अपना सिर खुजाते हुए कहा, सच में मुझे भूल गए? क्या आपका किसी ने अपहरण किया था? यूनमियाओ ने उसके मुंह को घूरते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। माई जेंग को लगा कि वह होंठ पढ़कर समझ रहा है, इसलिए उसने अपनी बोलने की गति धीमी कर दी और अपनी बात दोहराई। इस बार यूनमियाओ समझ गई और उसने सिर हिलाया। माई जेंग की आंखें इस मासूम और आसानी से धोखा खाने वाले छोटे बच्चे को देखकर घूम गईं। उसकी मुस्कान में कोई नेक इरादा नहीं था। तो तुम्हारी बहन कहाँ है? यूनमियाओ ने पेशेवर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से माई जेंग, जिसे सांकेतिक भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पूरी तरह से भ्रमित हो गई। आखिर यह है क्या? यूनमियाओ ने अपनी जेब से कागज और कलम निकाली और जल्दी से एक पंक्ति लिखी, जिसे उसने माई जेंग को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि बहरे और गूंगे होने के बावजूद और थोड़े मंदबुद्धि होने के बावजूद उसकी लिखावट वास्तव में बहुत सुंदर है। एक जन्मजात बहरे और गूंगे बच्चे को ऐसी लिखावट में महारत हासिल कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या तुम्हारा अपनी बहन से संपर्क टूट गया है? माई जेंग ने पूछा। यूनमियाओ ने हताश होकर सिर हिलाया। तो क्या आपके पास उसका नंबर है? माई जेंग ने दोबारा पूछा। यूनमियाओ की आंखें अचानक चमक उठी और उसने उसके लिए एक फ़ोन नंबर लिख दिया। यह मेरी बहन का मोबाइल नंबर है, कृपया उसे फ़ोन करके मुझे बचाने के लिए बुलाएं। मेरी बहन बहुत सक्षम है, वह आपको ज़रूर इनाम देगी। माई जेंग ने उसे लिया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया, जो जियांगजो का नंबर दिखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जी यून्या हमेशा से जियांगजो में ही रही हो? उसने जानबूझकर एक अंक गलत डायल किया और कॉल कर दिया, फिर बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या आपने गलत नंबर डायल किया था? यूनमियाओ ने एक नज़र डाली, कुछ कहने के लिए उत्सुक थी। कोई गलती नहीं, ये याया का मोबाइल नंबर था। उसने एक नज़र में ही इसे याद कर लिया था। ये गलत कैसे हो सकता था? शायद उसने अपना नंबर बदल लिया है। ये बुरी बात है, हम अभी उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ जियांगजो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? माई जेंग ने प्यार से कहा। यूनमियाओ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिलाया। माई जेंग तुरंत खुशी से झूम उठी। चिंता मत करो, हम बचपन के दोस्त थे, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी एजेंट का फोन आया। ओह मेरे नन्हे राजकुमार, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। मैं लॉबी के पश्चिमी क्षेत्र के शौचालय में हूँ, जाओ मेरे लिए पुरुषों के कपड़ों का एक सेट खरीद लो। नहीं, महिलाओं के कपड़े और एक विग भी ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी करो। तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? वे जल्द ही टिकटों की जांच शुरू करने वाले हैं, क्या हम मजाक करना बंद कर सकते हैं? टीवी स्टेशन हमारे शो की रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहा है। बस वही करो जो मैं कहता हूँ, कोई बकवास नहीं। टीवी स्टेशन को इंतजार करने दो। अगर उन्हें अपनी रेटिंग में मेरा समर्थन चाहिए तो उन्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, फ़ोन काट रहा हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने एजेंट की चीख पुकार का इंतजार नहीं किया और झट से फ़ोन काट दिया। माई जेंग मुस्कुराते हुए यूनमियाओ के सामने बैठ गई और बोली, जी यूनमियाओ, तुम और तुम्हारी बहन इतने सालों से कहाँ थीं? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं मिली? मुझे तो तुम्हारे साथ खेलने का मौका भी नहीं मिला। यूनमियाओ को अजनबियों से बातचीत करने की आदत नहीं थी। हालांकि उसे याद था कि यह व्यक्ति कौन था, फिर भी उसके लिए वह एक अजनबी ही था। माई जेंग लगातार बोलता रहा, उसका मुंह सूख गया था और वह बेसुध था। यूनमियाओ ने उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, जिससे वह थोड़ा निराश महसूस करने लगा। ये सचमुच किसी गाय के सामने वीणा बजाने जैसा था। कुछ ही देर में एजेंट हौंकते हुए हाथ में एक हैंडबैग लिए दौड़ती हुई आई। माई जेंग ने उसे लिया, अंदर देखा तो उसमें महिलाओं के कपड़े और एक विग मिली और मुस्कुराते हुए यूनमियाओ को देते हुए बोली, इन्हें पहन लो। यूनमियाओ ने आंखें घुमाई और बदलने से इनकार कर दिया। माई जेंग हंसते हुए बोली, हर जगह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर तुम नहीं बदलोगे तो ठीक है, पकड़े जाने का इंतजार करो और इस जन्म में अपनी बहन को फिर कभी देखने की उम्मीद छोड़ दो। ये कहना जरूरी है कि माई जेंग की धमकी कारगर साबित हुई। यूनमियाओ अनिच्छा से उन्हें ले गई। माई जेंग को बाहर निकाल दिया और कपड़े बदलने लगी। एजेंट ने पूछा, क्या कर रहे हो? विमान उड़ान भरने ही वाला है और टीवी स्टेशन अभी इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम इधर उधर की हरकतें बंद कर सकते हो? अध्याय 492। शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _6। माई जेंग ने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, यह महज मजाक कैसे हो सकता है? मैं एक बड़ी खबर तैयार कर रहा हूँ, बस देखते रहो। एजेंट मानो जलते अंगारों पर खड़ा हो, बहुत चिंतित था और उसे इस छोटे पूर्वज को संभालना बिल्कुल असंभव लग रहा था। इसलिए उसने टीवी स्टेशन को फ़ोन करने का फैसला किया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। यूनमियाओ ने चुपके से बाहर देखा और जल्दी से उसे बंद कर दिया। माई जेंग ने दरवाजा खोलते हुए कहा, शर्माने की क्या बात है?
हम सब यहाँ मर्द हैं, क्या मुझे डर है कि मैं कुछ ऐसा देख लूंगी जो मुझे नहीं देखना चाहिए। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। गुलाबी कार्डिगन के साथ फर्श तक लंबी फूलों वाली पोशाक पहने युन मियाओ लंबी और पतली खड़ी थी, जो किसी स्त्री से भी अधिक आकर्षक लग रही थी। सीधे मुलायम बालों के नीचे एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर पुरुष और स्त्री में अंतर करना मुश्किल था, जिसमें स्त्री की मासूमियत और पुरुष का साहस समाहित था, जो शब्दों से परे मनमोहक था। माई झेंग ने अंगूठा ऊपर करके कहा, सुंदर। चेहरा देखकर उसे जी यून्या की याद आ गई। दोनों जुड़वां थीं और बचपन से ही एक जैसी दिखती थीं। उसने सोचा कि क्या बड़ी होकर भी जी यून्या इतनी ही सुंदर होगी, और इस विचार के साथ ही उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी सी महसूस हुई। युन मियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह शर्माते हुए अपनी पोशाक के किनारे से खेलने लगी। उसके गाल लाल हो गए मानो उन पर रूज लगाया गया हो, और वह आकर्षण बिखेर रही थी। कॉल खत्म करने के बाद एजेंट अंदर आया और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, छोटे पूर्वज, मुझे यह मत बताना कि वह तुम्हारी प्रेमिका है। माई झेंग ने आंखें घुमाई और युन मियाओ का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, वह मेरी प्रेमिका है, इसमें कोई समस्या है क्या? युन मियाओ, जिसे दूसरों के इतने करीब रहना पसंद नहीं था, उसे दूर धकेलने ही वाली थी कि माई झेंग ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप कहा, अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बेचारी युन मियाओ अभी अभी बाघ की मान से बचकर निकली ही थी कि सीधे भेड़िए के अड्डे में घुस गई। एजेंट ने अपनी जान पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मेरे नन्हे पूर्वज, क्या तुम बेवजह मुसीबत खड़ी कर रहे हो? तुम इतने जवान हो और अभी से गर्लफ्रेंड बना ली है, और अपने करियर के शिखर पर जब तुम्हारी लोकप्रियता अभी स्थिर भी नहीं हुई है तो प्रशंसक क्या सोचेंगे? माई झेंग ने गुस्से से कहा, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, मुझे परवाह नहीं। अब से मैं जहां भी जाऊंगी वह मेरे पीछे आएगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसका एक भी बाल गायब हुआ तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। एजेंट ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। ठीक है, चूंकि आप मेरे पूर्वज हैं तो क्या हम अब जा सकते हैं? उसके पास पासपोर्ट नहीं है, शायद वह विमान में सवार नहीं हो पाएगा। कंपनी से कहो कि एक कार भेज दे, हम जियांगजो के लिए क्रूज लेंगे और मैं रास्ते में अपनी प्रेमिका को नज़ारे भी दिखा सकता हूँ। बेबस एजेंट चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए बाहर चला गया। माई झेंग युन मियाओ को साथ लेकर खुलेआम हवाई अड्डे से निकल गई। हवाई अड्डे पर अभी अभी अफरा तफरी मची थी और सशस्त्र पुलिस ने इलाके को घेर रखा था, इसलिए किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। हालांकि उनकी तस्वीरें खींची गईं, लेकिन इससे कोई खास हंगामा नहीं हुआ। जियांगजो जाने के लिए क्रूज लेना हवाई जहाज से भी तेज था, इसमें लगभग 1 घंटा लगता था। माई झेंग ने एक निजी केबिन बुक किया और रास्ते के नज़ारों का आनंद लिया, जो उन्हें बहुत सुखद लगे। युन मियाओ पूरे समय चुप रही, सिर झुकाए, न पानी पी रही थी और न ही खाना खा रही थी, मानो वह दृश्य हो। माई झेंग के शौचालय जाते ही एजेंट युन मियाओ के बगल में बैठ गया। युन मियाओ एक तरफ हट गई और एजेंट का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, मानो उसे एजेंट की इस बेअदबी पर गुस्सा आ रहा हो। मैंने तुम्हारे जैसी कई महिलाओं को देखा है जो सोचती हैं कि माई झेंग से चिपक कर वे मशहूर हो जाएंगी। यह महज एक कोरी कल्पना है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी के अभी माई झेंग को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। तुम मनोरंजन जगत में फिर कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। एजेंट ने पहले ही गौर कर लिया था कि यह महिला काफ़ी लंबी थी। बिना हील्स पहने भी वह लगभग माई झेंग जितनी लंबी थी, शायद वह एक मॉडल थी। ऐसी युवा मॉडल्स की भरमार थी जो माई झेंग के साथ रहकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थीं, यहाँ तक कि खुद को देखे बिना ये भी नहीं देखती थीं कि वे इसके लायक हैं या नहीं। सच में वह बेहद आकर्षक थी और उससे भी बढ़कर सबसे अलग थी। मौन। एजेंट का चेहरा अब सिर्फ गुस्से से भरा हुआ नहीं कहा जा सकता था, बहरा और गूंगा बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप माई झेंग को छोड़कर चले जाओ, वरना मेरे पास तुमसे निपटने के 1000 तरीके हैं। एकदम सन्नाटा, उसे एक नज़र भी न डालते हुए उसकी निगाहें खिड़की के बाहर के नज़ारे पर टिकी हुई थीं। अरे, तुम तो काफ़ी दिलचस्प हो लड़की, लेकिन ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? कितने? बताओ। एजेंट ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपको संसाधनों की ज़रूरत है? मैं आपके लिए फिल्मों में भूमिकाएं दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो, वरना दम घुट जाएगा। कोई शक्तिहीन तुच्छ मॉडल मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कर रही है। हांगकांग में जाकर पूछो, कौन नहीं जानता स्वर्ण पदक विजेता एजेंट मास्टर गोवान का नाम। तुम खुद को क्या समझती हो जो इतना घमंड दिखा रही हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? अध्याय 493, शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _7। क्या तुम बस एक पाद मारकर बात खत्म नहीं कर सकते? हा। माई झेंग दरवाजे के फ्रेम पर झुककर तब तक हंसता रहा जब तक उसकी सांस फूलने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई जी, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, वो तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा। गुवान जी, हताशा में अपना सिर और कान खुजाते हुए बोला, तुम्हारी प्रेमिका सचमुच बहुत ही लापरवाह है। उससे रिश्ता तोड़ दो, जल्दी करो। मैं क्या करूं? मुझे तो उससे प्यार हो गया है। ब्रेकअप मैं कर ही नहीं सकती। माई झेंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे जैसे नखरेबाज को प्यार के बारे में क्या पता? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं भविष्य में तुम्हें किसी बेहतर लड़की से मिलवाऊंगी। मुझसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लो, वरना सिर्फ मुसीबत ही आएगी। मेरा यकीन मानो, मैं सही कह रही हूँ। गुवान जी ने उसे ऐसे समझाया जैसे उसे सब कुछ पता हो। माई झेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम खुद समझ जाओगे। युन मियाओ बिल्कुल अलग थलग और उदासीन था, मानो वह कोई बाहरी व्यक्ति हो जो अभी अभी हुई घटना से पूरी तरह अनजान हो, और माई झेंग को उससे ईर्ष्या महसूस होने लगी। कितनी अच्छी बात होगी अगर एक ऐसी सरल पवित्र दुनिया हो जिसमें इतनी सारी चिंताएं न हो।
क्रूज जहाज से उतरकर जियांगजोऊ की धरती पर कदम रखने के बाद युनमियाओ ने परिचित आकाश की ओर देखा। उसकी निगाहें कुछ खोई खोई सी थीं। क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं। माई झेंग उसे खींचने के लिए आगे बढ़ी। युनमियाओ एक कदम पीछे हटी, कागज और कलम निकाली और उसके लिए एक पंक्ति लिखी। तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी बहन को ढूंढने ले जाओगे। तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। वो सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जी यून्या को ढूंढने ले चलूंगा, ठीक है? युनमियाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और एक और पंक्ति लिखी। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मेरी बहन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। माई झेंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन कितनी ताकतवर है, फिर भी उसके कारण मेरे मन में एक डर सा रहता है। मैं उसके भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? क्या कसम खाना ही काफ़ी होगा? युनमियाओ को आखिरकार मनाने के बाद माई झेंग उसे कार में बिठाकर टीवी स्टेशन की ओर तेजी से रवाना हो गई। दोपहर तक रुवान सोनगक्सी की ओर से कोई खबर नहीं मिली। रुवान सोनगक्सी ने पुलिस से संपर्क करके हवाई अड्डे को केंद्र बनाकर तलाशी अभियान का दायरा भी बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा मानो वह धरती से गायब हो गया हो। युनिया बेचैन थी और चिंता से जल रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। म्याओ म्याओ खाने पीने के मामले में बहुत नखरे करता था। अकेले बाहर रहकर उसे पेट भर खाना कैसे मिल सकता था? शायद उसे एक वक्त का खाना भी न मिले। अगर उसका सामना बुरे लोगों से हो गया तो क्या होगा? अगर उसका अपहरण हो गया तो क्या होगा? उसने कई तस्करों के बारे में सुना था जो लोगों को दूरदराज की कोयला खदानों में काम करने के लिए बेच देते थे, जहां उन्हें हर दिन दुर्व्यवहार सहना पड़ता था। अगर म्याओ म्याओ का भी कभी ऐसी स्थिति से सामना हुआ तो वह इस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए। यानसोंग ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसे नहीं चल सकता। पहले थोड़ा दलिया खा लो ताकि तुम्हारा पेट गर्म हो जाए। अपना मुंह खोलो। यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खाना नहीं खाना है। जब म्याओ म्याओ नहीं मिली तो उसे भूख कैसे लग सकती थी? म्याओ म्याओ के भूखे होने के ख्याल मात्र से ही वह पानी का एक घूंट भी नहीं पी पा रही थी। यानसोंग को दिल में दर्द और कठिनाई दोनों महसूस हो रही थी। म्याओ म्याओ के मिलने से पहले तुम गिर नहीं सकते। म्याओ म्याओ के वापस आने पर क्या होगा? अच्छे बच्चे बनो, मुंह खोलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। यूनिया ने अपने होंठ सिकुड़े, मुंह खोला और यानसोंग ने उसे दलिया खिलाया। यूनिया कुछ ही और खा पाए और फिर और नहीं खा सकी। यानसोंग ने उस पर दबाव नहीं डाला और खुद ही बचा हुआ आधा कटोरा खत्म कर दिया और म्याओ म्याओ के बारे में खबर का इंतजार करते हुए उसके साथ रहा। शाम होने तक भी कोई खबर नहीं मिली थी। यूनिया ने उस समय के हवाई अड्डे के निगरानी फुटेज की मांग की। हो सकता है कि दूसरे लोग म्याओ म्याओ को न पहचान पाएं, लेकिन वह उसे पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेगी। हालांकि इतने सारे सुरक्षा कैमरों के अलग अलग एंगल होने के कारण सभी फुटेज देखने में कई दिन और रातें लग जाएंगी। यानसोंग ने उसे आराम करने के लिए कहा जबकि वह फुटेज देखेगा, लेकिन यूनिया ने कहा, तुम म्याओ म्याओ के साथ नहीं रहे हो। अगर उसने कपड़े बदल लिए तो तुम उसे शायद पहचान ना पाओगे, और क्योंकि निगरानी कैमरे चेहरे साफ नहीं दिखाते तो हो सकता है कि तुम उसे देख ही ना पाओ। मुझे ये खुद ही देखना होगा। इस दुनिया में म्याओ म्याओ को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। चाहे वह भीड़ के बीच ही क्यों ना खड़ा हो, वह उसे एक नज़र में पहचान सकती थी। आधी रात तक यूनिया की आंखें सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ लोग ही लोग थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। यानसोंग ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन वह अड़ी रही। मैं म्याओ म्याओ को ढूंढे बिना सो नहीं सकती। यानसोंग बेबस महसूस करते हुए उसकी तलाश में शामिल हो गया। अंत में उसके कंधे पर सिर रखकर यूनिया सो गई। वह पूरी तरह से थकी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जिससे उसे देखने वाला हर कोई बेहद परेशान महसूस करता था। यानसोंग ने आह भरी, उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपनी जैकेट से ढक दिया और निगरानी देखना जारी रखा। सुबह 4 बजे यूनिया अचानक जाग गई। म्याओ म्याओ। यानसोंग अपनी पलकों को खुला रखने के लिए संघर्ष करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी सुबह का समय है, थोड़ी देर और सो लो। अध्याय 494, शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने से जुड़ी 140 प्रमुख सुर्खियां _8। यूनिया उसकी बाहों से उठ बैठी और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को देखकर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम पूरी रात सोए नहीं? यानसोंग मुस्कुराए और बोली, मैं अभी थोड़ी देर के लिए झपकी ले ली थी। यूनिया को ये कैसे पता नहीं चला कि वह सच बोल रहा है या झूठ। वह भावुक होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी और बोली, भाई यान। यानसोंग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वापस सो जाओ, अभी बहुत सुबह है। यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब और नहीं सोऊंगी। भाई यान, आप थोड़ी देर सो लीजिए, हम बारी बारी से सोएंगे। यानसोंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, यूनिया अचानक चिल्ला उठी, जिससे यानसोंग ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और घबराकर पूछा, क्या हुआ? यूनिया ने निगरानी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, म्याओ म्याओ। फुटेज में 2 युवक हाथ में हाथ डाले हवाई अड्डे के टर्मिनल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उनके कपड़ों से स्पष्ट था कि उनमें एक पुरुष और एक महिला थी, और हालांकि उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी किसी कारणवश यानसोंग को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिसका उसने अंततः कारण बताया। बोहेमियन शैली की लंबी पोशाक पहने महिला बहुत लंबी लग रही थी, जो देखने में बहुत ही बेमेल लग रही थी। क्या समस्या है? उसने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या इन दोनों लोगों में कुछ गड़बड़ थी? यूनिया ने निगरानी कैमरे में दिख रही महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह म्याओ म्याओ है। यानसोंग ने यूनिया की ओर आश्चर्य से देखा, तुम शायद बहुत थकी हुई हो और तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक महिला है। भला यह म्याओ म्याओ कैसे हो सकती है? यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं,
ये मियाओ मियाओ है, भले ही उसने कपड़े बदल लिए हों लेकिन वो मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। ये मियाओ मियाओ ही है। यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं, उसकी निगाहें एक बार फिर फुटेज में दिख रहे व्यक्ति पर पड़ीं और जितना वह देखता गया उतना ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। हाँ, औरतें इतनी लंबी नहीं होती और उसके चलने का तरीका तो किसी औरत जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन म्याओ म्याओ महिलाओं के कपड़े क्यों पहनेगा? उसके बगल में बैठे लड़के के साथ उसके व्यवहार को देखकर तो साफ लग रहा था कि वह उसके साथ जाने को तैयार है। यूनिया की निगाहें म्याओ म्याओ के बगल में खड़े युवक पर टिक गईं और उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, ये वही है। यान सोंग ने जोर देकर पूछा, कौन? यूनिया तुरंत खड़ी हो गई और बोली, हम जियांगजो वापस जा रहे हैं, मुझे पता है म्याओ म्याओ किसके साथ है। यान सोंग ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सुबह के 4 बज रहे हैं, चलो भोर होने तक इंतजार करते हैं। मैं एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती, उसने कहा। यान सोंग ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। लीशिंग ने एक गाड़ी का इंतजाम किया और यान सोंग ने उसे सुबह रुवान सोनशी को सूचित करने के लिए कहा, क्योंकि यह बहुत जरूरी था और वह व्यक्तिगत रूप से विदाई नहीं दे सकता था। वह समय मिलने पर मिलने आएगा। लीजिंग हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं संदेश सही सही पहुंचा दूंगा। कार में बैठी यूनिया ने निंग जिहुआ और अंकल चांग को फ़ोन किया और उनसे सुबह सबसे पहले जियांगजोउ लौटने के लिए कहा। जब वे जियांगजोउ लौटे तो सुबह के 6 बज रहे थे। यूनिया ने युआन पेन को फ़ोन करके माई जेंग के होटल के बारे में पूछा, लेकिन युआन पेन ने उसे बताया कि प्रशंसकों को चोरी छिपे तस्वीरें लेने से रोकने के लिए किसी को भी यह नहीं पता था कि माई जेंग कहाँ ठहरी हुई है। धत्तेरी की, यह माई जेंग जो म्याओ म्याओ को अपने साथ ले जा रहा है, उसके इरादे आखिर क्या हैं? फिलहाल माई जेंग का पता न चल पाने के कारण उसे यह मानना पड़ा कि माई जेंग ने अपने होटल का पता इतनी गुप्त रखकर वाकई चालाकी दिखाई थी। क्या उसने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था कि वह उसे ढूंढने आएगी? उसकी क्या योजना थी? हालांकि उसे पूरा यकीन था कि माई जेंग म्याओ म्याओ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह उसने उन सभी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था जिनके इरादे नेक थे। यूनिया ने आंखें घुमाईं, उकसाने वाले यूनशू, शरद ऋतु की फसल के बाद हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। बहुत अच्छा, अगर यही योजना है तो अब उसके आखिरी रहस्य को उजागर करने का समय आ गया है। यूनिया ने यानसोंग को पहले वापस जाने के लिए कहा। वह अकेले यून परिवार के घर चली गई। जिन 2 दिनों तक वह घर पर नहीं थी, उन दिनों यून परिवार में एक बड़ी घटना घटित हुई थी। यूनिया ने उपहास किया, वह इतने सारे ड्रामे से वंचित रह गई थी। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू ही हुआ था। अध्याय 495, 141 गुप्तपूर्वक रहस्य उजागर करना, जैसे को तैसा। कांग जिन से गिर गई और उसका गर्भपात हो गया। यूनशू के सामने ही कांग जिनिक्सियन ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। उस समय वहां कई नौकरानियां मौजूद थीं और उन सभी ने ये घटना देखी। यून परिवार में सभी जानते थे कि यूनशू इस बच्चे को कितना प्यार करता था। वह लगभग कांग जिनसे को देवी की तरह पूछता था। अब जब बच्चा खो गया था और यह कांग जिनिक्सियन की जानबूझकर की गई हरकत थी तो मामला काफी पेचीदा हो गया था। यूनशू तुरंत आगे बढ़ी और कांग जिनिक्सियन को एक थप्पड़ मारा, जिससे वह लगभग हवा में उड़ गई। फिर कांग जिनिक्सियन को समझाने का कोई मौका दिए बिना यूनशू ने पूरी गति से एम्बुलेंस बुलाई ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। दुर्भाग्यवश परिणाम निराशाजनक रहे, अंततः बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जब कांग जिनसे की नींद खुली और उसे पता चला कि बच्चा गायब हो गया है तो वह फूट फूट कर रोई। ऐसा क्यों हुआ? आशियान ने मेरी बच्ची को क्यों नुकसान पहुंचाया? वह मेरी छोटी बहन है। कांग जिन से फूट फूट कर और बेकाबू होकर रोई। बच्चे के चले जाने के बाद यूनशू के अंदर एक अनियंत्रित क्रोध पनपने लगा। यूनशू कांग जिनशियान और यूनशेन के बीच के संबंध से अनजान नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी चेतावनी के बाद यूनशेन संयम बरतेगा, लेकिन इसके बजाय कांग जिनशियान ने हंगामा खड़ा कर दिया और यहाँ तक कि बच्चे की जान भी ले ली। क्या यूनशू को लगता था कि वह अंधी है? उसे चतुर समझना कितनी बड़ी मूर्खता है। बिना कोई सांत्वना भरे शब्द कहे यूनशू मुड़ी और कांग जिनिक्सियन से हिसाब किताब निपटाने के लिए घर चली गई। इसके बाद कांग जिन से दोबारा गर्भ धारण नहीं कर सकी, वह उनके लिए महत्वहीन हो गई थी। कांग जिनशियान अभी भी सदमे में थी। उसने कांग जिनसे को धक्का नहीं दिया था, यह एक दुर्घटना थी, वह खुद गिर गई थी। आखिर सब लोग इसे जानबूझकर किया गया क्यों समझ रहे थे? यूनशू के दरवाजे से अंदर आने पर कांग जिनशियान अभी भी असमंजस में थी। यूनशू का गंभीर चेहरा देखकर कांग जिनशियान ने डरते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की। माँ, मेरी बात सुनो, मैंने बहन को धक्का नहीं दिया था, वह खुद गिर गई थी। बहन साफ तौर पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी भी बहस जारी है। वह बच्चा कांग जिनसे के लिए सबसे बड़ा हथियार था। कांग जिनशियान को फंसाने के लिए वह अपने ही बच्चे की बलि क्यों देगी? असल मकसद तो जिनशियान के पास था। सभी सबूत कांग जिनशियान की ओर इशारा कर रहे थे, फिर भी उसमें बहस करने का दुस्साहस था। यूनशू ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह बेहोश हो गई। अरे दुष्ट स्त्री, तूने मुझे मेरा पोता खो दिया, तू मुझे मेरा पोता वापस देने के लिए ऋणी है। इस समय यूनशू बेहद गंभीर और उदास दिख रही थी। कांग जिनशियान ने अपना चेहरा ढक लिया और सिसकते हुए बोली, माँ, आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। गलत समझा? तुम्हें सच में लगता है कि मैं अंधी हूँ? और फिर भी अपनी इन हरकतों के साथ तुम शेनशेन परिवार में शादी करने की उम्मीद करती हो? तुम भ्रम में हो। लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह काफ़ी नहीं था। तुम तो मानो मौत को दावत दे रही हो। कांग जिनशियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनशू को उसके और यूनशेन के बारे में पता हो? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि बच्चे के खो जाने के कारण यूनशू अपना सारा गुस्सा कांग जिनशियान पर निकाल रही थी। कांग जिनशियान तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बोला, माँ, बहन के गर्भ में पल रहा बच्चा कभी भी भाई शेन का नहीं था। यूनशू की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। तुम क्या कह रहे हो?
कांग जिनशियान ने पूरे यकीन के साथ कहा, ये सच है, बहन का बच्चा भाई का नहीं है। मुझे ये बात अचानक पता चली। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस समय का हिसाब लगा लीजिए। बहन 2 महीने और 10 दिन की गर्भवती थी। उस समय वह साफ तौर पर शूटिंग कर रही थी, भला वह भाई के साथ कैसे हो सकती थी। मुझे काफ़ी समय से कुछ गड़बड़ लग रही थी। माँ, बहन ने आपको भी धोखा दिया। उसे सब पता होगा और पकड़े जाने का डर होगा, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे फंसाया, पहले बच्चे से छुटकारा पाने के लिए और फिर। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बहन को मेरे और भाई शेन के बारे में पता चल गया होगा। वो मुझसे जलती है, इसलिए उसने बच्चे का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए किया। माँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जांच कर सकती हैं। ये वही डायरेक्टर ली यूए है, बहन का बच्चा उसी का है। उसे डर था कि युनशु उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने तुरंत ली यूए द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसे बहन के ली यूए के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था। वह इसका इस्तेमाल जी यूनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर करना चाहती थी, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। उसकी कहानी विश्वसनीय लग रही थी। युनशु ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? कांग जिनिक्सियन ने तुरंत आकाश की कसम खाए, अगर मैंने एक भी झूठ बोला तो बिजली गिरने से मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे भयानक मौत मिले। युनशु को कुछ सूझा और वह कांग जिनशियान को वहीं छोड़कर जल्दी से युनशेन के दफ्तर चली गई। बिना किसी को बताए उसने युनशेन के दफ्तर का दरवाजा खोल दिया। लियांग यू ने परेशान चेहरे के साथ कहा, राष्ट्रपति युन। युनशेन ने लियांग यू को दरवाजा बंद करके जाने का इशारा किया। अपनी कुर्सी पर बैठे युनशेन ने अंदर आने वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, माँ, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो जल्दी बता दीजिए। युनशु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शेन, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि कांग जिनसे के गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं था? युनशेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें थोड़ी नीचे झुक गईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर युनशु को जवाब पता चल गया और वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। वाह, ये तो बढ़िया बात है। सबको पता था, बस मुझे। इसीलिए तो तुम हमेशा से बच्चे पैदा करने से कतराते रहे हो, चाहे 10 साल पहले की बात हो या आपकी। सच बताओ, क्या तुम्हें शुरू से ही पता था कि तुम बांझ हो? अध्याय 496, 141 गुप्त चालें, जैसे को तैसा _2। युनशेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, माँ, कृपया और कुछ मत पूछो। मैं क्यों नहीं पूछ सकती? अगर आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मैं आज यहीं रुक जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए पोते को गोद में लेने की इच्छा रखना आसान है? थके हारे युनशेन ने अपने माथे को मलते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। युनिया और युनमियाओ के अलावा इस जीवन में मेरे लिए संतान होना असंभव है। युनशु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्यों? युनशेन ने अचानक उसकी ओर देखा, उसके पतले होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। कोई वजह नहीं है। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक वजह बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। युनशु ने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? युनशेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हूँ, आपसे क्या छिपा रह सकता है? अंततः ये सब उस औरत की वजह से है। तुम्हें लगता है कि उसके अलावा कोई और औरत तुम्हारे बच्चे पैदा करने लायक नहीं है। तुम अब भी इतने जिद्दी हो, सचमुच दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। युनशेन अचानक खड़ी हो गई। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए तुमने मुझे इतने सालों तक कठपुतली की तरह नचाया है। तुमने मेरी भावनाओं को, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारे हाथों में इस्तेमाल हों। तुम तो घोर दुष्ट हो। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे कारण जन्म लेने और कष्ट सहने की अनुमति क्यों दूं? युनशु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देखो, आखिरकार तुमने अपने सच्चे दिल की बात कह ही दी। युनशेन, इतने सालों से तुम मेरे बारे में यही सोचते आए हो। वह नीचे हलचल भरे शहर को देखते हुए फर्श से छत तक फैली खिड़की की ओर चली गई। रोज यहाँ खड़े होकर तुम क्या सोचते हो? तुम्हें ये सब किसने दिया? तुमने इसका आनंद लिया, अब तुम इससे ऊब गए हो और फिर भी मुझसे नाराज हो जाते हो। अगर मैं न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये सब होता? शक्ति, प्रसिद्धि, धन, रुतबा, तुम कुछ भी नहीं होते। तुम शायद किसी निर्माण स्थल पर ईंटें ढो रहे होते, सड़कों पर भीख मांग रहे होते या गांव में खेतों में हल चला रहे होते। तुमने मेरी दी हर चीज़ का आनंद लिया, फिर भी तुम मन ही मन मुझे दोष देते हो और मुझसे नाराज रहते हो। क्या तुम्हें इसमें विडंबना नहीं दिखती? इसमें कोई शक नहीं कि युनशु के शब्दों का युनशेन पर गहरा असर हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ बोले अपने होंठ काट लिए। युनशु अचानक मुड़ी, उसकी निगाहें तीखी थीं। तो दुनिया में हर किसी को मुझसे नफरत करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन तुम सब लोगों में से ऐसा करने का सबसे कम अधिकार रखती हो। युनशेन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर डगमगा रहा था। उसका अपना बेटा, जिसे युनशु किसी और से बेहतर जानती थी, बिल्कुल उसी की तरह था, पाखंडी और स्वार्थी, लेकिन वास्तविकता से मुंह मोड़ने के लिए उतना ही कायर भी। शेन, तुम अपनी माँ को नहीं समझती और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर जीलानी हमेशा से तुम्हारे दिल में दर्द का कारण रही है और इसके लिए माँ तुमसे माफ़ी मांगती है, लेकिन इतने सालों बाद भी तुम इसे भुला नहीं पा रही हो। मुझे बताओ, तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहती? माँ तो अभी पोते को गोद में लेने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। युनशु का लहजा नर्म, प्रेरक और कोमल हो गया। युनशेन ने सिर झुकाकर काफी देर बाद धीरे से कहा, उससे शादी करने से एक दिन पहले मैंने उसे बिना बताए चुपके से नसबंदी करवा ली थी। युनशु ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों करोगे? उसने ऐसा क्यों किया? अब पीछे मुड़कर देखने पर युनशेन को यह विडंबनापूर्ण लगा। युनशु को मनचाहा जवाब तो मिल गया, लेकिन उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। पता चला कि इतने साल पहले उसका बेटा उस औरत के लिए इतनी हद तक चला गया था। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ा?
अगर जीलानी इस समय उसके सामने खड़ी होती तो युनशू उसे टुकड़े टुकड़े कर देती, क्योंकि उसने उसके प्यारे बेटे को इस हद तक मोहित कर लिया था। वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसके दिल में क्रोध, पछतावा या ईर्ष्या का भाव उमड़ रहा है। जटिल भावनाओं का बवंडर सा उमड़ रहा था। हम यून परिवार के सभी लोग प्यार में पागल हैं। युनशू हंस पड़ी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जी यून्या और जी युनम्याओ आपकी अंतिम वंशज हैं। युनशेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, माँ, बच्चे निर्दोष हैं, कृपया उन्हें जाने दीजिए। युनशू ने ठंडी हंसी हंसते हुए धीरे से 3 शब्द कहे, असंभव। युनशेन ने अपने गुस्से को और भी उग्र बना दिया, अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस जन्म में कभी माफ नहीं करूंगा। युनशू को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने बेटे को पहली बार देख रही हो। तब तुमने मुझसे क्या वादे किए थे? तुमने अपना रवैया इतनी जल्दी बदल लिया। तुम्हारी बेटी वाकई बहुत काबिल है, जिसने इतने कम समय में तुम्हारा दिल जीत लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर तुम एक प्यार करने वाले पिता बनना चाहते हो तो तुम्हारी प्यारी बेटी शायद यही चाहेगी कि तुम मर जाओ। युनशेन मुंह फेरकर उदासीन भाव से बोला, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे मेरे बच्चे हैं और तुम्हें उन्हें दोबारा छूने की जरूरत नहीं है। युनशू ने व्यंग्य करते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। युनशेन ने भौहें चढ़ाईं। उसके कदम लगभग उसके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन फिर वह रुक गया और युनशू को नजरों से ओझल होते हुए देखता रहा। कंपनी छोड़ने के बाद युनशू न तो अस्पताल गई और न ही घर। इसके बजाय उसने किसी के नंबर पर कॉल किया। श्रीमान फो, आज शायद आखिरी दिन है। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो सामान मंगवाया था वह आ गया है या नहीं। अध्याय 497 141 गुप्त चालें जैसे को तैसा अंडस्को 3। मुझे खेद है लेडी युन, कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम हो गए हैं। सामान खो गया है। युनशू की ठंडी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? हम सामान को उसकी मूल स्थिति में लौटा रहे हैं, हम ये सौदा नहीं कर रहे हैं। इतना कहकर कॉल समाप्त हो गई। क्या हो रहा है? युनशू गुस्से में बड़बड़ाने लगी। माल खो जाने का क्या मतलब है? पेई किंगहान आखिर कर क्या रहा है? अचानक उसे लिन परिवार की दावत वाली रात याद आ गई, जब पेई किंगहान जी यून्या को बचाने के लिए बेताब होकर भागा था। क्या उसका अनुमान सही था कि पेई किंगहान और जी यून्या के बीच गहरा रिश्ता था? बाद में जब पेई किंगहान को पता चला कि तस्वीर में दिख रहा आदमी जी यून्या का भाई है, तो उसने शायद जी यून्या की खातिर ही औपचारिकतावश उससे इस बारे में बात की थी। उसने गलत अनुमान लगाया था। युनशू मन ही मन बहुत परेशान थी। आखिर सब कुछ इतना सटीक कैसे हो गया? जैसे ही युनशू घर लौटी, चाचा फैंग ने उसे एक पैकेट दिया। उसे खोलने पर उसे वह जमीन का मालिकाना हक का दस्तावेज मिला जो उसने पेई किंगहान को दिया था। वह वस्तु सही सलामत उसके पास वापस भेज दी गई। युनशू इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए और खुद को रोक नहीं पाए और उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अचानक थोड़ा चक्कर आने पर युनशू ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उसे बेहतर महसूस हुआ और उसने चाची ली से कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। आंटी ली जल्दी से गुलदाउदी की चाय लेकर आई और साथ में बोली, मैडम आमतौर पर इसे दिन में 1 बार पीती हैं, लेकिन आजकल वह दिन में 2 बार पी रही हैं। हम मुश्किल से ही उनकी मांग पूरी कर पा रहे हैं। लगता है हमें मिंग शियांग पवेलियन से एक और चाय खरीदनी पड़ेगी। बोलने वाला अनजाने में बोल रहा था, लेकिन सुनने वाला जानबूझकर। युनशू के हाथ में पकड़ी चाय का प्याला एक पल के लिए रुका और चाय छलककर उसके हाथ पर गिर पड़ी। चाची ली ने झट से टिश्यू पेपर लेकर युनशू का हाथ पोंछा और पूछा, महोदय क्या जलन हो रही है? चाय बहुत गर्म थी, फिर भी युनशू को कोई तकलीफ नहीं हुई। हल्के हरे रंग के कप में चाय की गाढ़ी खुशबू को निहारते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ गईं। अचानक उसने चाय का कप ऐसे फेंक दिया मानो वह कोई गंदी चीज हो। जब वह फर्श पर गिरा तो एक जोरदार आवाज हुई जो कान बहरा कर देने वाली थी और जिससे आंटी ली चौंक गईं। मैडम, क्या हुआ? आंटी ली ने सावधानी से पूछा। मेरे लिए कुई को बुलाओ, युनशू ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी उंगलियां उसकी गोद में अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। आंटी ली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन मैडम को पहली बार इतनी भयावह हालत में देखकर वह तुरंत कुई को बुलाने चली गईं। कुई सिर झुकाए और निगाहें नीचे किए हुए पास आया और बोला, मैडम। युनशू की निगाहें बर्फीली थीं और वह उसे घूरते हुए बोली, मैंने तुम्हें जो मामला सौंपा था उसका क्या हुआ? उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें देखकर कुई के सिर में झुंझुनी सी दौड़ गई और उसने धीरे से कहा, महोदया निश्चिंत रहिए, मैंने सब कुछ आपके निर्देशानुसार ही किया है। क्या आपने उसे अपनी आंखों से पीते हुए देखा? कुई का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, मैंने खुद मिस यून्या को मेरे जाने से पहले शराब पीते हुए देखा था। युनशू ने राहत की सांस ली। वह बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए बेवजह डर रही थी। साथ ही जी यून्या को हल्के में लेना ठीक नहीं था। कौन जाने कब वह अप्रत्याशित मुसीबत में फंस जाए, उसे सावधान रहना होगा। तभी जी यून्या गुस्से से आग बबूला होकर दरवाजे से अंदर घुस आई और उसके पीछे अंकल फैंग दौड़ते हुए आ रहे थे। युनशू, म्याओ म्याओ को तुम कहाँ ले गए हो? अंदर आते ही वह गुस्से से बोली। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं मानो वह फटने ही वाली हो। युनशू चौंक गई, फिर हंसते हुए बोली, जी यून्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? क्या आपको यकीन है कि आपने सही व्यक्ति को पकड़ा है? उसे तुमने ही अगवा करवाया था। अनजान बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने म्याओ म्याओ को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगी। आमतौर पर शांत रहने वाली जी यून्या अब क्रोधित शेरनी की तरह लग रही थी। युनशू ने उसे गौर से देखा। उसे शक था कि वह नाटक कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि पेई किंगहान ने उस व्यक्ति को उसे सौंपा ही न हो? तो आखिर यह सब किस बारे में था? कोई चाल। अगर वाकई पेई किंगहान ने ही उस व्यक्ति को सौंपा था तो जाहिर है वह उसे बता देता कि इसके पीछे कौन है। फिर वह ऐसा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? फू बाई के पहले के संदेश को याद करते हुए जिसमें उसने सामान के खो जाने की बात कही थी, अचानक उसके मन में एक संभावना आई।
फिर उसे हंसी आ गई, यह महसूस करते हुए कि यह वाकई किस्मत की बात थी। जब तक वह जी यून्या को काबू में रख सकती थी तब तक उस बहरे गूंगा बेवकूफ़ का क्या अंजाम होता इससे किसे फर्क पड़ता था। युनशु आराम से सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, उसके होंठ उदासीनता से मुड़े हुए थे। तुम सही हो, मैंने उस व्यक्ति को ले लिया। हाथ के इशारे से आंटी ली कुई और अंकल फैंग के साथ कमरे से बाहर निकल गईं। जाने से पहले कुई ने चुपके से यून्या की ओर देखा, अपने होंठ सिकुड़े, आह भरी और तेजी से पीछे हट गई। बैठक कक्ष में केवल यून्या और युनशु ही रह गए थे। म्याओ म्याओ को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, यून्या ने घृणा भरे स्वर में कहा। युनशु ने मुस्कुराते हुए व्यंग्य से अपने होंठ सिकुड़े और उसके चेहरे को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जी यून्या, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, शायद अगर मैं प्रसन्न हो जाऊं तो तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगी। यूनिया ने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां उसकी हथेली में कसकर मुड़ गईं, उसकी हथेली पर नसें उभर आई थीं, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को नियंत्रित किया और वह वास्तव में धैर्यवान लग रही थी। अध्याय 498 141 गुप्त चालें, जैसे को तैसा अंडरस्कोर 4। दादी, उनकी आवाज़ नरम पड़ गई, आंखों में धीरे धीरे जलन होने लगी। म्याओ म्याओ तो बस एक मासूम बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। अगर आपको मुझसे बदला लेना ही है तो ले लीजिए, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाए, मैं आपसे विनती करती हूँ। निर्दोष, जन्म लेते ही वह निर्दोष नहीं रहा। उसमें जीलानी का खून है, मुकिंगसी का खून है और उससे भी बढ़कर जी हुआइक्सी का खून है। मैं उसे क्यों बख्शूं? लेकिन उसमें युनशेन का खून भी है, तुम्हारा खून। युनशु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता कि तुम एक नाजायज़ औलाद हो। हरामजादा शब्द सुनते ही यूनिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। युनशु अपने पीले चेहरे का आनंद लेते हुए मुस्कुराए और बोली, जी यूनिया, तुम्हें अपने वंश के बारे में बहुत पहले से पता है, फिर भी तुमने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने भाई यान के साथ प्रेम की बातें करती रही। बताओ, अगर यान परिवार को तुम्हारे इस घिनौने वंश के बारे में पता चल जाए तो क्या वे तुम्हें स्वीकार करेंगे? आखिर उनके जैसे प्रतिष्ठित परिवार को ऐसी पृष्ठभूमि वाली बहू भला कैसे स्वीकार करनी चाहिए? अगर यह बात फैल गई तो बहुत बड़ा मजाक होगा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी करतूत है, मेरी बुराई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युनशु, तुम पागल हो, तुम मुसीबत खड़ी करने वाले हो, अगर तुमने म्याओ म्याओ को मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। यूनिया पागलों की तरह चीखी, ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। युनशु मन ही मन प्रसन्न हुई, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अच्छा, मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि म्याओ म्याओ कहाँ है। यूनिया ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। घुटनों के फर्श से टकराने की आवाज़ वाकई बहुत तेज थी। कृपया मुझे बताएं कि म्याओ म्याओ कहाँ है। युनशु अचानक जोर से हंस पड़ी, मुकिंगसी, देखो तुम्हारी प्यारी पोती मेरे सामने सिर झुका रही है। फिर उसने यूनिया को तिरस्कार भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, मेरे सामने सिर झुकाओ, वरना तुम अपनी ईमानदारी कैसे साबित करोगी? यूनिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए, उसका चेहरा अचानक पीले से पीला पड़कर अस्वस्थ सफ़ेद हो गया, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा, मानो वह असहनीय दर्द को दबा रही हो। इससे युनशु चौंक गई, उसके होंठों से एक दबी हुई कराह निकली और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी, खुद को कसकर समेटते हुए दर्द से तड़पने लगी। बहुत दर्द होता है, मेरी मदद करो, बहुत खुजली हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे काटो मत। वह अपने शरीर को हाथों से ऐसे रगड़ रही थी मानो किसी चीज़ को भगा रही हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पीड़ा से भरी हुई थी। ये दृश्य बेहद भयावह था। युनशु ने उसे झिझकते हुए देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, जी यूनिया, आखिरकार तुम इस मुकाम तक पहुंची गई, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। यूनिया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसकी कोमल गोरी बांह की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जो देखने में विशेष रूप से चौंकाने वाली थीं। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया है? युनशु सलीके से कदम बढ़ाते हुए यूनिया के पास पहुंची और उसकी पीड़ा भरी हालत को देखकर हल्की हंसी के साथ बोली, मैं हर रात तुम्हारे दलिया में थोड़ा थोड़ा कुछ मिला रही हूँ। धीरे धीरे ये पदार्थ तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच जाएगा, तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएगा, ये दुनिया की सबसे भयानक चीज़ है जिसे तुम छोड़ नहीं पाओगी। यूनिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? युनशु ने तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, मानो किसी घिनौनी चीज़ को घूर रही हो। मुकिंगसी की पोती होने के लिए खुद को दोष दो। जीलानई के गर्भ से जन्म लेना ही तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं आपकी पोती भी हूँ, आप इतने निर्दयी क्यों हैं? वह दर्द से कराहते हुए चीखी और दर्द से कराहते हुए फर्श पर लौटने लगी। सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत पसंद आई थी, सुंदर और समझदार, एक सच्ची नवयुवती, उस जंगली मुर्गे जैसे कांग जिनशियान से कहीं बेहतर। बस अफसोस की बात है कि तुम उस औरत से बहुत मिलती जुलती हो, जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मुझे उसकी याद आ जाती है और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नष्ट कर दूँ। तुम पागल हो, तुम मनोरोगी हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगले जन्म में भूत भी बन जाऊँ तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। युनशु ने व्यंग्य करते हुए पीछे मुड़ी। अचानक उसे कुछ दिखा, वह तेजी से नीचे झुकी और जमीन से एक वस्तु उठा ली। तुम्हें इससे क्या परेशानी है? युनशु ने ठंडे लहजे में यूनिया को घूरते हुए पूछा। यूनिया ने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, यह मेरा है, मुझे वापस दे दो। युनशु ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जिससे यूनिया दर्द से कराह उठी। मुझे बताओ, ये वस्तु तुम्हें कैसे मिली? ये हुआनजेड पत्थर का टूटा हुआ आधा सींग था, जिस पर प्राचीन टोटे मुकेरे गए थे और छूने पर चिकना और ठंडा लगता था। यूनिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरा लक्ष्य तो स्वाभाविक रूप से मेरे हाथों में है। गलत, ये तो मैंने 6 महीने पहले खो दिया था, ये तुम्हारे पास क्यों है? तुम जानना चाहते हो और मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ।
यूनिया ने कड़वाहट से कहा। अध्याय 499 141 गुप्त चालें जैसे को तैसा _5 मौत को दावत दे रही हो। युनशू ने यूनिया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा जिससे उसका सिर एक तरफ झुक गया। यूनिया ने गुस्से से मुंह भर खून थूका और ताना मारते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वरना तुम्हें बाकी जेड पेंडेंट का पता कभी नहीं चलेगा। युनशू की निगाहें तेज हो गईं। उसने यूनिया को कॉलर से पकड़ लिया और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि बाकी जेड पेंडेंट कहाँ हैं? यूनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो क्या हुआ, अगर मैं करूं, न करने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे मरने के बाद सब कुछ राख हो जाएगा। मुझसे नखरे मत करो। क्या ये तुम्हें जिलानी ने दिए थे? बाकी कहाँ हैं, मुझे जल्दी बताओ। यूनिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, मेरी माँ ने मुझे बाकी के टुकड़े दे दिए थे, लेकिन वे किस काम के हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वैसे अगर उन्हें जोड़ा जाए तो एक पूरा जेड का पेंडेंट बन सकता है। अफसोस की बात है कि अब वह टूट गया है और बेकार हो गया है। यह उम्मीद के मुताबिक ही था। जिलानी ने तुम्हें इस जेड पेंडेंट का उद्देश्य नहीं बताया, या क्या उसे खुद भी नहीं पता था? युनशू ने मन ही मन बुदबुदाया। यूनिया की आंखों में अचानक एक तीखी चमक कौंधी, इतनी तेजी से कि युनशू उसे देख भी नहीं पाए। मुझे इस जेड पेंडेंट का उपयोग बताओ और मैं तुम्हें बाकी के सभी टुकड़े दे दूंगी। युनशू ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। यूनिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी, इन सब चीजों का मुझे क्या फायदा? इसके अलावा आपको मुझसे एक शर्त पूरी करने का वादा करना होगा। आपको म्याओ म्याओ के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना भूत बनकर भी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। युनशू ने उसके चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं देखा। इससे पहले किसी ने भी उसके सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वह व्यंग्य भरे लहजे में बोली, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। युनशू ने उसे छोड़ दिया और सोफे पर बैठने के लिए चली गई। यूनिया जमीन पर लेटी हुई थी, सांस लेने के लिए हौंफ रही थी, मानो वह बेहोश होने की कगार पर हो। क्या आप मू किंगसी की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं? युनशू ने पूछा। उसने सही अनुमान लगाया था, यह जेड पेंडेंट उसकी दादी से संबंधित था और केवल एक चाल से वह युनशू द्वारा छिपाए गए रहस्य को उजागर करने में कामयाब रही। यूनिया के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने समझाना शुरू कर दिया। मू किंगसी किंग राजवंश के अंतिम दौर की शाही वंशज हैं। उनके पूर्वज हारून, हालांकि एक शाखा परिवार से थे, अत्यंत धनी थे। उन्होंने राष्ट्र पर आई विपत्ति का भरपूर लाभ उठाते हुए जनता से अपार धन इकट्ठा किया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। बाद में जब 8 राष्ट्रों के गठबंधन ने चीन पर आक्रमण किया और शाही उद्यानों को नष्ट कर दिया, तो किंग शाही परिवार पर गंभीर खतरा मंडराया। सौभाग्य से उन्होंने पहले से ही एक आकस्मिक योजना तैयार कर रखी थी और अपनी सारी संपत्ति युनजोऊ के एक पहाड़ पर स्थानांतरित कर दी थी, जहां उन्होंने एक शाही मकबरा बनवाया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसमें सील कर दी थी ताकि मृत्यु के बाद उन्हें वहीं दफनाया जा सके। जाल बिछाने के उस्ताद किनजोऊ की देखरेख में निर्मित यह मकबरा कब्र लुटेरों को रोकने के लिए तंत्रों से भरा हुआ था। बाद में किसी भी विश्वासघात को रोकने के लिए किनजोऊ ने एक जेड पेंडेंट को कुंजी के रूप में उपयोग करके एक मुख्य तंत्र तैयार किया। इस तंत्र को सक्रिय किए बिना मकबरे से बाहर निकलना असंभव था, लेकिन इसे केवल 2 बार ही खोला जा सकता था। दूसरी बार खुलने के बाद मकबरा ढह जाता और दब जाता, हमेशा के लिए भूमिगत। यूनिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दादी शाही वंशज होंगी। क्या वह अनाथ नहीं थी, जो बचपन से ही अपने दादा के साथ अनाथालय में पली बड़ी थी? तो युनशू के हाथ में जो जेड का पेंडेंट था, उसका एक कोना ही होना चाहिए। वह अंदरूनी साजिश से तो बच गया, लेकिन दुश्मनों के हमले से नहीं बच सका। हारून के चारों बेटों को खबर मिल चुकी थी और वे बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। किनजोऊ के निकलते ही उसे पकड़ लिया गया। चारों बेटों ने किनजोऊ की पत्नी का इस्तेमाल करते हुए उससे सब कुछ उगलवा लिया। उसकी बात मानने के बावजूद चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर अपार धन का प्रतीक माने जाने वाले जेड के लटकन के कारण चारों भाई एक दूसरे के शत्रु बन गए और जानलेवा लड़ाई लड़ने लगे। उनमें से सबसे बुद्धिमान लाओसान ने एक समझौता सुझाया, जेड के लटकन को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, प्रत्येक भाई को एक टुकड़ा, ताकि कोई भी उस पर एकाधिकार न कर सके। समय बीतने और देश में उथल पुथल मचने के साथ चारों भाई गुमनाम जीवन जीने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। धन का रहस्य उनके दिलों में छिपा रहा और पीढ़ियों तक चलता रहा। हर कोई लटकन के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके धन पर दावा करना चाहता था, लेकिन 100 से अधिक वर्षों के बाद भाई मिट्टी में मिल गए और उनकी संतानों के लिए लटकन को फिर से जोड़ना स्वर्ग तक पहुंचने जितना कठिन था। यूनिया चुपचाप सुनती रही। उस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति कुछ इस तरह थी, मानो वह किसी टीवी ड्रामा की चीज हो। मू किंगसी अनाथालय में पली बड़ी। मेरी मुलाकात उससे हाई स्कूल में हुई थी और हम पक्के दोस्त बन गए। मैं सचमुच उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन अगर वह आदमी न आया होता तो मुझे लगता है कि हम जीवन भर दोस्त रह सकते थे। ये सुनकर यूनिया को हंसी आ गई। वह सोच रही थी कि किसी और के आदमी को चुराना कितना आत्मन्यायसंगत है। वास्तव में ये बेहद घृणित है। जब युनशू ने पहली बार जी हुआइक्सी को देखा तो वह स्कूल के गेट पर था। उस समय सूर्यास्त का नजारा खून की तरह लाल था, मानो कोई जलता हुआ फूल खिल रहा हो। वह उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी। साइकिल धकेलता हुआ वह युवक, साधारण कमीज और पैंट पहने हुए, सादगी भरी शालीनता बिखेरता हुआ सूर्यास्त के नीचे खड़ा था, गर्मजोशी और चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। अध्याय 500 141 गुप्त चालें जैसे को तैसा _6। आसी, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी निगाहें केवल मू किंगसी पर टिकी थी, जो बड़े प्यार से अपना बैग संभाल रही थी। ये पहली बार था जब उसने गर्वित और आत्मनिर्भर मू किंगसी को इतनी प्यारी और खुशी से मुस्कुराते देखा था। वे दोनों एक साथ खड़े थे, बिल्कुल मेल खाते हुए, फिर भी ये दृश्य उसकी आंखों में गहराई से उतर गया। आशु, उसका नाम जी हुआइक्सी है, वह मेरा प्रेमी है। वह पास के ही एक लड़कों के हाई स्कूल में पढ़ता है। हुआइक्सी, उसका नाम युनशू है, मेरी सबसे अच्छी सहेली।
उस युवक ने उदासीनता से उसकी ओर सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक शीतलता और अलगाव का भाव था जो मू किंगसी के प्रति उसके द्वारा बरसाई गई गर्मजोशी और स्नेह से कभी भरा नहीं था। उस समय उसका एक सपना था कि उसकी परछाई उसकी आंखों में हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने अथक प्रयास किया। वह बढ़ती सहनशील और बढ़ती बीमार होती जा रही थी, अटूट प्रेम में डूबी हुई थी और पूरी तरह से आहत थी। उसे मू किंगसी से नफरत होने लगी। अगर वह न होती तो जी हुआइशी को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता। हर दिन उसका दिल ऐसे तड़पता था जैसे तेल में तल रहा हो, और धीरे धीरे वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां से लौटना नामुमकिन था। बाद में सूट पहने एक व्यक्ति मू किंगसी के पास आया और उसे बताया कि वह एक धनी परिवार की लंबे समय से खोई हुई बेटी है और उसके माता पिता ने उसे ढूंढने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और उससे उनके साथ घर लौटने का अनुरोध किया। मू किंगसी ने यह बात उससे नहीं छिपाई। उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, वह बुरी तरह ईर्ष्या कर रही थी। सिंड्रेला राजकुमारी बनने ही वाली थी। मू किंगसी जी हुआक्सी को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसे अपने उन सगे माता पिता के लिए कोई भावना नहीं थी जिनसे वह वर्षों से नहीं मिली थी। युनशू ने उनकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने की पेशकश की और मू किंगसी इसके लिए बहुत आभारी थी। ये पहली बार था जब जी हुआक्सी ने सचमुच उसकी ओर देखा। उसने मन ही मन उनकी मूर्खता पर उपहास किया और काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के पीछे पीछे उस BMW कार में बैठ गई जो उसे राजकुमारी बनने के मार्ग पर अग्रसर करेगी। उसने सोचा कि उसकी योजना एकदम सही थी। एक बार जब वह मू किंगसी की जगह ले लेगी और एक धनी परिवार की असली बेटी बन जाएगी तो उसके पास जी हुआक्सी के साथ रहने के साधन होंगे और मू किंगसी का भाग्य बहुत ही दुखद होगा। सपने खोखले होते हैं, वास्तविकता क्रूर होती है। तथाकथित धनी परिवार एक पागल औरत और एक जर्जर विला के सिवा कुछ नहीं था। वह औरत उसे रोज प्रताड़ित करती और डांटती थी। बाद में उसे पता चला कि मू किंगसी परिवार के मुखिया की नाजायज बेटी थी जिसकी कोई संतान नहीं थी, और उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया था कि वह परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी नाजायज बच्चों को वापस लाए। पत्नी उसे कैसे सहन कर सकती थी जो उसे रोज सताती थी। वह गुस्से से लगभग मर ही गई थी। कैसी राजकुमारी, कैसी धनी महिला, उसका जीवन एक नौकरानी से भी बदतर था। जब वह भागने ही वाली थी तभी उसने मालकिन और नौकर को व्यभिचार करते हुए सुन लिया और उसे उस राज का पता चल गया जो 100 साल से भी ज्यादा समय से परिवार में चला आ रहा था, एक विशाल खजाने का लालच। उसका ये कष्ट व्यर्थ नहीं गया था, इसलिए वह वहीं रुकी रही, अपमान सहती रही और चुपके से जेड पेंडेंट और खजाने की सही जगह का पता लगाती रही। अफसोस की बात है कि उसे सिर्फ एक पेंडेंट का ही पता चला, बाकी दो का कोई सुराग नहीं मिला। जेड का पेंडेंट चुराने के बाद उसने घर को जलाकर राख कर दिया और उसी रात वापस अपने घर भाग गई। उस दौर में फोरेंसिक तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। उसने सारे सबूत मिटा दिए। सबने बस यही सोचा कि यह एक आकस्मिक आग थी और किसी ने भी इसका उससे कोई संबंध नहीं जोड़ा। घर लौटने के बाद मू किंगसी के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। उसने मू किंगसी की जगह कष्ट सहा, जबकि मू किंगसी जी हुआक्सी के साथ प्रेम में अपने दिन बिता रही थी, मानो ऐसा सौभाग्य उसे मुफ्त में मिला हो। तो यहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। इसीलिए युनशू ने बाद में अपने दादा को नशीली दवा देकर उनकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी ताकि वह इस स्थिति का फायदा उठाकर सत्ता में आ सके। जब उसके दादा ने फिर भी अपना मन नहीं बदला तो उसने मन में द्वेष पाल लिया और बदला लेने की योजना बनाई, यहाँ तक कि जी हुआक्सी और मू किंगसी के खिलाफ अपने प्रतिशोध में अपने बेटे का भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकी। उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इसके बदले में एक के बाद एक कई दुखद घटनाएं घटी। म्यू किंगसी, जी हुआक्सी, जी लानी, यूशेन, म्याओ म्याओ और वह, ये सभी यूशू के प्रतिशोध के शिकार थे। कितनी निर्लज औरत है वो, काले दिल और सड़े हुए फेफड़ों वाली। हजार घाव भी उसके दिल में भरी नफरत को शांत नहीं कर सकते। अपने दिल में उठ रही नफरत को काबू में रखते हुए युनिया ने कमजोर आवाज में पूछा, दूसरा जेड पेंडेंट कहाँ है? तब तक छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। युनशू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि यह युनजोहू में उपनाम वाले एक परिवार में है। ये शर्म की बात है कि इतने वर्षों बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तब तक तो मेरे पास खजाना होगा, दुनिया की सारी दौलत होगी, तब मुझे किस बात का डर होगा? युनिया ने उपहास करते हुए कहा, धन तो केवल एक सांसारिक संपत्ति है, न तो आप इसे जन्म के समय अपने साथ ला सकते हैं और न ही मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, आप मरने के बाद इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कौन कहता है कि मैं मरने वाली हूँ? युनशू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बात भी नहीं बताई है, उस खजाने में अमरता का रहस्य छिपा है और मैं निश्चित रूप से शाश्वत जीवन प्राप्त करूंगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।